I'm इमरान अहमद। आई होप यू ऑल आर साउंड एंड हेल्दी। आज के लेक्चर में हम CCE के पास्ट पेपर्स के इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया है। ही रैम्प्ड हिज ट्रक डैश द बैग। तो इसमें जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो इनटू होगी। दूसरा क्वेश्चन है, द करेक्ट एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एटसेट्रा यूज इन द एंड ऑफ सेंटेंस अपीयर लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो हम एटसेट्रा यूज़ करते हैं तो उसका यूजेज करने का जो प्रॉपर वे है फॉर्मल लैंग्वेज में, उसका पूछा गया है कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। वो ETC लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, तो एटसेट्रा ETC देन फुल स्टॉप, ये आप इसका ऑप्शन ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु डेलिबरेटली फायर टू अ बिल्डिंग। तो इसको हम आर्सोनिस्ट बोलते हैं, जो खुद से या जानबूझ के किसी बिल्डिंग को आग लगाए, उसको हम आर्सोनिस्ट बोलते हैं। देन पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग। तो पैसिव वॉइस में हमें कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं या जहन में रखनी होती हैं कि उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में जो टेंस होता है वो आपका टेंस सेम रहेगा, टेंस आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है उसमें आपका टेंस चेंज होता है, लेकिन पैसिव और एक्टिव में आपका टेंस चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है। तो डिड ही मतलब ये पास का टेंस है, तो हमने देखना है कि इसमें मतलब जो ऑप्शंस हैं सारे पास वाले हैं या कोई दूसरा टेंस भी यूज़ किया गया है। तो जो दूसरा होगा उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वास, वर, वास, तो मतलब सारे हमारे पास टेंस हैं। तो अभी देखना है कि इसमें जो हमारा जो मेन वर्ब सब्जेक्ट होगा वो किसको डिफ्रॉड किया गया है ना, वो यू है, डिफ्रॉड यू। तो हम अभी देखेंगे कि जो सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो किसको हो रहा है, किसका हो रहा है ना। तो यू वाला हम देखेंगे कि किधर है। इधर है वाई आई वास डिफ्रॉडेड ऑफ। तो डिफ्रॉड जो हुआ है वो आई, मतलब जो यहाँ पे है वो आई का यूज़ नहीं होना था, डिफ्रॉड यू वाला यू से शुरू करना है। तो वाई वर यू, एक तो यू इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। ऑप्शन बी वाले में यू यूज़ हो रहा है, ऑप्शन सी में भी यू का नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली जो है ऑप्शन बी वाला टिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, आपको माइंड में रखनी होती हैं कि आप किस तरह सॉल्व करें। वैसे भी अगर आप प्रॉपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपका यही ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है और आप मतलब देखना है कि आप अगर जल्दी कर सकते हैं तो इनमें ये चीज़ें भी थोड़ी माइंड में रखनी होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच का, कि डियर बर्ड शी सेड स्ट्रोकिंग इन द फीदर्स हैव यू कम टू कम्फर्ट मी इन माई सॉरोस। अभी मैंने पहले बताया कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आती है तो हमने टेंस चेंज करना होता है। तो पहले हमने देखना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे टेंस है पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हमने देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किधर किधर है ऑप्शंस में। इधर भी हेड है, देन इधर भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है। मतलब सारे ऑप्शंस में जो टेंस है वो ठीक है, टेंस की गलती नहीं है। अभी हमने देखना है कि आगे क्या चीज़ें हैं। अभी इस सेंटेंस में डियर बर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर बर्ड जो है हमें बता रहा है कि प्यार से बात हो रही है या मतलब अच्छे वे से बात हो रही है। तो यहाँ पे डियर बर्ड को शो कराने के लिए अफेक्शनेटली ना वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब प्यार से खलूस से बात करना, ठीक है। यहाँ पे भी है, देन यहाँ पे भी है। तो ये दो ऑप्शन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर बर्ड वाले कॉन्सेप्ट को या सेंस को। बाकाया दोनों में नहीं है। दो ऑप्शन जो ए और ऑप्शन सी है इनमें नहीं है, इनमें डायरेक्ट बात हो रही है। तो ऑप्शन ए और सी तो ऑप्शन निकल गए, हमारे ऑप्शन बचे बी और डी। अभी हमने चूज़ करना है कि बी और डी में से कौन सा सही है। तो बी और डी में दोनों वर्ड्स जो हैं वो अफेक्शनेट यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये ठीक हो गया। दोनों में टेंस भी ठीक यूज़ है, हेड किया गया है, मतलब पास्ट परफेक्ट यूज़ किया गया है। अभी हमने देखना है कि आगे क्या चीज़ है। तो इसमें है शी आस्क्स affectionately whether or not it had to come to comfort her sorrows while stroking the bird's feathers. Then इसमें है stroking the bird's feathers। तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फीदर आप पहले लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, क्योंकि वो आप कामा लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कामास में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है।
देन शी आस्क्स अफेक्शनली वेदर इट हैड कम टू कम्फर्ट और सॉरो। अभी यहाँ पे वेदर और नॉट ये अलग बात है, वेदर और नॉट नहीं। जब इसमें डायरेक्ट स्पीच में कोई भी आपका सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो उसको हम जब चेंज कर रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो हम शुरू करते हैं वेदर या इफ़ से। तो डायरेक्ट वेदर और इफ से, इससे वेदर और इफ इन दोनों सेंटेंस में है, लेकिन यहाँ पे वेदर और नॉट अलग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल जो रूल है, हमने सेंटेंस वेदर से शुरू करना है या वेदर से शुरू करना है या इफ़ से शुरू करना है। तो यहाँ पे वेदर से शुरू हो रहा है और आगे भी जो चीज़ है वो कम्फर्ट मी, यहाँ पे कम्फर्ट मी है। तो ये मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली शी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मी यहाँ पे शी में चेंज करेंगे, जहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो टेंस है हमने हर में चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव बना, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ठीक होगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में इसका बता दिया है। तो ये ऑप्शन हमने देखने होते हैं क्योंकि कहीं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट टेंस की भी गलती होती है। तो आप पहले आपने सबसे पहले टेंस चेक करना है कि आपका अगर टेंस का गलत है तो आपने वो ऑप्शन निकाल देने हैं, बाकायदा दो जो एक बचता है उसमें से आपने चूज़ करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आई होप ही विल ग्रांट मी एन इंटरव्यू, आई होप दैट ही शैल ग्रांट मी एन इंटरव्यू। ऑप्शन सी है आई एक्सपेक्ट ही विल ग्रांट मी एन इंटरव्यू, आई थिंक ही विल ग्रांट मी इंटरव्यू। सबसे पहले इंटरव्यू जो ये हमारा है नाउन। तो नाउन जो है वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आर्टिकल अपने साथ लेगा। तो आर्टिकल जो इंटरव्यू के साथ या तो अ यूज़ होना है या द यूज़ होना है या एन यूज़ होना है। तो इंटरव्यू के साथ आर्टिकल जो होता है हमारा एन यूज़ होता है, ठीक है। अभी देखना है कि इंटरव्यू किस के साथ, किस ऑप्शन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। बी में नहीं है तो बी हमारा निकल गया ऑप्शन, देन डी में नहीं है तो डी भी हमारा ऑप्शन निकल गया। अभी हम देखेंगे कि हमारे दो ऑप्शन जो बचे हैं इनमें से कौन सा ठीक है। आई होप ही विल ग्रांट मी इंटरव्यू, आई एक्सपेक्ट दैट ही विल ग्रांट मी इंटरव्यू। तो सिंपली ये वाला ऑप्शन ए ठीक है, आई होप ही विल ग्रांट मी इंटरव्यू के मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द वीक स्पॉट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। इसमें हमने मिस्टेक्स जो है ना फाइंड करनी है। तो इसमें या तो आई गो के साथ मिस्टेक है या टू द बेड या 8 या एवरी नाइट, किन में से कौन सी जो यहाँ पे यूजेज है वो गलत किया गया है। तो यहाँ पे जो बेड है, बेड के साथ द यूज़ है, यहाँ पे द यूज़ बेड के साथ नहीं होगा आर्टिकल। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई जो एक्चुअल सेंस होता है जिस चीज़ का, जिस नाउन का, तो आप उसमें द यूज़ नहीं करते सिंपली। तो आई गो टू बेड एवरी नाइट मतलब मैं डेली बेड पे जाता हूँ सोने के लिए। तो मतलब वो एक नॉर्मल बेड इसी सेंस में यूज़ होता है ना, सोने के लिए और रात को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट, द यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ दूसरा। जैसे लेट सपोज कोई हॉस्पिटल जा रहा है ना, तो हॉस्पिटल के साथ आर्टिकल द भी यूज़ होता है, आर्टिकल द का यूज़ नहीं भी होता। वो पता कब चलता है हमें कि आर्टिकल यूज़ करना है द या नहीं करना। तो हॉस्पिटल का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है या उसका मकसद है, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही होगी, अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना इलाज करवाने के लिए या ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वहाँ पे मैं आर्टिकल द यूज़ नहीं करूँगा कि ही वाज विजिटिंग हॉस्पिटल। तो मतलब इससे सेंस होगा कि ही वाज विजिटिंग हॉस्पिटल, मतलब वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जा रहा था। लेकिन अगर ही वाज विजिटिंग द हॉस्पिटल तो आगे बात है, तो इसका मतलब है कि वो इलाज करवाने नहीं गया, वो किसी और काम से हॉस्पिटल गया है। कि ही वाज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अंडरस्टैंड या कुछ भी आगे जो है ना आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। मतलब आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है या एक्चुअल जिस चीज़ के लिए वो नाउन यूज़ हो रहा है, उसके लिए हम वो चीज़ नहीं देखने गए। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तब हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम स्कूल घूमने जा रहे हैं या किसी विज़िट के लिए जा रहे हैं तो हम स्कूल के साथ आर्टिकल द यूज़ करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी बेड वाला सेंस है। बेड पे अगर मैं सोने जा रहा हूँ तो यूज़ नहीं करूँगा द। अगर मैं बेड पे
पढ़ने जा रहा हूँ या कुछ खाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सोने वाली बात है, जो मैं हर रोज़ एवरी नाइट 8 o'clock, तो वहाँ पे 8 बजे मैं सोने जाता हूँ, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है, रूटीन वाली बात है, तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ यंग पर्सन हु लर्न्स द पर्टिकुलर स्किल्स और ट्रेड स्कॉल, इसको अप्रेंटाइज बोलते हैं, अप्रेंटिस। और देन एब्रीवेशन ऑफ E.G. मीन्स वाट, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो एब्रीवेशन है हम फॉर एग्जांपल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। अभी इसमें हमने करेक्शन करनी है, तो विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट है वो द लिटिल और लिटिल का है ना। लिटिल जो होता है यूज़ करते हैं वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ करते हैं, और अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस के लिए। तो अ लिटिल मीन्स मतलब कुछ ना कुछ पेशेंस है, बिल्कुल नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ है। तो विथ अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस, मतलब थोड़े पेशेंस के साथ कुछ ना कुछ पेशेंस होना चाहिए, तो आप ये हर्डल जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। विथ लिटिल पेशेंस मीन्स विथ नो पेशेंस, मतलब कोई पेशेंस ना हो, कोई सब्र ना हो, कोई आपको जज्बा ना हो, उसके साथ उसके बिना आप क्रॉस कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव सेंस में ये जो विथ लिटिल पेशेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं, हमने पॉजिटिव सेंस देना है। यहाँ पे अ लिटिल होना था, लेकिन यहाँ पे अ लिटिल नहीं है, लिटिल है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, इसमें गलती है। देन इसी तरह, दिस स्कूल इज़ विद इन 100 yards फ्राम माई हाउस। अभी यहाँ पे विथ इन 100 yards नहीं होता, विथ इन 100 yards होता है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी इसको बोलते हैं, इसके साथ लगता है, तो इसमें 100 yards वाला इशू है। दूसरा भी होता है कि 100 यार्ड, 100 अगर क्वांटिटी है तो यार्ड्स में हम एस नहीं लगाते, 100 यार्ड, तो मतलब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देन कंप्लीट इट, रेनिंग किड्स एंड, अभी यहाँ पे ये इडियम है जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो इडियम एक फ़िक्स चीज़ है, इंग्लिश का एक फ़िक्स एक्सप्रेशन है, तो उसमें जो चीज़ होगी तो वही होगी, उसमें भले वो ग्रामर के रूल्स फॉलो करे ना करे, लेकिन जो चीज़ फ़िक्स है तो फ़िक्स है। तो इसी में रेनिंग किड्स एंड डॉग्स होता है, तो ये एक इडियमिक एक्सप्रेशन है, मतलब बहुत तेज़ की बारिश, बहुत गज़ब की बारिश। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कायद-ए-आज़म फाउंडेड द डेली न्यूज़पेपर डॉन। इसमें हमने मिस्टेक फाइंड करनी है। एक तो पहले हमने देखना है कि न्यूज़पेपर है डॉन, तो वैसे हम जो न्यूज़पेपर के नेम्स होते हैं उसके साथ द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट, इन सब के साथ हमारा द यूज़ होता है, लेकिन हम डॉन के साथ यूज़ नहीं होता। देन द यूज़ किया गया है कायद-ए-आज़म के साथ, तो कायद-ए-आज़म के साथ जो टाइटल है उसके साथ हम द यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे वो ठीक था। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वर्ड और वर्ड्स यूज एज अ कॉमन जेंडर फॉर द पर्सन इन द चार्ज ऑफ मीटिंग इज आर। तो कॉमन जेंडर के लिए हम चेयर पर्सन यूज़ करते हैं, क्योंकि चेयरमैन करेंगे तो वो एक मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर चेयर वुमेन होता तो वो सिर्फ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैन इन द चेयर नहीं हो सकता, मैन चेयर नहीं, ये हमारा चेयर पर्सन जो है वो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, तो इसको हम फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, जो स्टैम्प्स की स्टडी करे या उनको कलेक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी कल्चरल हिस्टोरियंस बिलीव दैट लैंग्वेज हैज़ अ डैश पर्पस। यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है वो इन ऑप्शंस में से करना है, फॉरेन पर्पस, लिटरेसी पर्पस, डायरेक्ट पर्पस, ड्यूअल पर्पस। लेकिन अगर हम इनकी ग्रामर देखें तो वो ठीक है, जो यूज़ करो आप ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है, अब सेंस हमने क्लियर करना है। वो सेंस क्लियर होगा जब हम आगे वाला पोर्शन जो है सेंटेंस का वो पढ़ेंगे। इट सर्व्स नॉट ओनली एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट आल्सो एज अ मीन्स ऑफ, अभी मतलब एक हमारा जो यूज़ होता है वो इसके लिए यूज़ होता है जो लैंग्वेज है। देन जो दूसरा पर्पस है लैंग्वेज का वो ये है, तो मतलब यहाँ पे 2 पर्पस एक्चुअली शो करवाए गए हैं जिसके लिए लैंग्वेज यूज़ हो रही है आजकल, या हिस्टोरियन बिलीव करते हैं। तो 2 चीज़ों के लिए हम ड्यूअल यूज़ करेंगे। तो मेनी कल्चरल हिस्टोरियन बिलीव दैट लैंग्वेज हैज़
ड्यूअल पर्पस, दो पर्पस है। एक पर्पस जो है वो कम्युनिकेशन है, दूसरा पर्पस है डिफाइनिंग कल्चर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अडॉप्ट योरसेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस। अभी इसमें से हमने अडॉप्ट यूज़ करना है, अडेप्ट यूज़ करना है। अडेप्ट तो बोलते हैं क्लेवर को, ठीक है, ये तो मतलब ऑप्शन निकल सकता है, तो कवर्ड भी निकल गया। इसके बाद हमने इन दोनों में से देखना है। अभी एडॉप्ट और एडॉप्ट, एक ए वाला एडॉप्ट, दूसरा ओ वाला एडॉप्ट। जो ए वाला एडॉप्ट है, ऑप्शन ए वाला, इसका मतलब होता है टू एडजस्ट और टू मॉडिफाई टू सूट अ न्यू कंडीशन, तो या न्यू इन्वायरमेंट या न्यू सर्कमस्टेंस, उसको हम एडॉप्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा ठीक है। लेकिन जो एडॉप्ट ओ वाला होता है वो एक्चुअली होता है टू टेक अप और टू एक्सेप्ट। जैसे अगर सेंटेंस है आई अडॉप्ट हिज पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, मैंने उसकी जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया। और दूसरा इसी तरह जो अडॉप्ट होता है टू एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। वी आर प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, हम चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अडॉप्ट होगा वो ओ वाला होगा। लेकिन अगर कोई आप सर्कमस्टेंसेस या एनवायरनमेंट को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप अडॉप्ट ए वाला यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा इसमें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जंबल कंफ्यूज मीनिंग सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस। इसमें हमने जो सही वाला, जो गलत या कंफ्यूज सेंटेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है, मतलब जो सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमने देखना है कि आई होप एवरीथिंग वेंट वेल देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, देन आई होप एवरीथिंग वेंट वेल, मतलब ये ठीक हो लग रहा था। तो ऑप्शन देख रहे हैं सारे। नॉट ऑल is well with the world. I wished him all the best in the future. I wanted to become an officer. यहाँ तक को सारे ऑप्शन ठीक लग रहे थे। We look receiving you forward to date and early, मतलब ये सारा सेंटेंस जब्बड़ आगे पीछे। एक्चुअल सेंटेंस होता है we look forward to receiving you, ठीक है। we look forward साथ में आता है, तो यहाँ पे we look receiving you forward, ये सारा सेंटेंस जम्बल्ड हो गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है, एक्चुअली जो वी लुक रिसीविंग यू फॉरवर्ड वाला है वो गलत है, वो जम्बल्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड बोल्ड इन द सेंटेंस। आई वॉज जस्ट, यहाँ पे बोल्ड नहीं, यहाँ पे कैपिटल है एक्चुअली। तो इसकी हमने जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है कि ये कौन सा है। आई वॉज जस्ट वॉकिंग अलॉन्ग सिंगिंग टू माई सेल्फ। अभी इसमें देखें, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉकिंग हमारा वर्ब है, देन सिंगिंग भी वर्ब है। तो अलॉन्ग जो है वो एक तो वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है या सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इन दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में। तो या तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक हो गया, या तो ये सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जो भी वर्ड हो अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। तो यहाँ पे ये एक्चुअली अलॉन्ग जो है वो सिंगिंग, आई वाज जस्ट वॉकिंग अलॉन्ग सिंगिंग, तो यहाँ पे ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू गो आउट। इन द वर्ड हाउ ऑफन डिनोट्स, अभी इसमें जो हाउ ऑफन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, तो ये एक फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी को कर रहा है। देन बेड लॉज मस्ट बी रिपेल्ड होगा, बेड लॉज मस्ट बी रिपेल्ड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ बर्ड आर फ्लाइंग टुगेदर इन हंड्रेड्स और इवन इन थाउजेंड, इसको मर्मरेशन बोलते हैं कि वो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग टुगेदर इन हंड्रेड्स, उसको हम मर्मरेशन बोलते हैं। देन है एनालॉगी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है करेक्ट वाली। डॉक्यूमेंट और आर्चीव, अभी इसका हमने पहले तो रिलेशन देखना होता है ना कि एनालॉगी हमें रिलेशन कौन सा है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आर्चीव फोल्डर में रखे जाते हैं। इसी तरह ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ें हैं, कोई जैसे ना मोहनजोदड़ो के आर्टिफैक्ट्स हैं कुछ ना, तो वो उसके म्यूज़ियम में रखे गए हैं। तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन 4 जो है वो ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एनालॉजी का कि पेरी बिलो। तो पेरी जो है ये मतलब टू वार्ड ऑफ, ठीक है, इसका मतलब है कोई चीज़ रोकना। तो पेरी मतलब हम बिलो मतलब मारना या किसी चीज़ को स्ट्राइक करना, तो मुक्का या किसी ब्लो को रोकना। तो क्रिटिसिज्म डिफ्लेक्ट मतलब क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करना, यहाँ पे ब्लो को रोकना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करना, ये इसका रिलेशनशिप है। ऑप्शन 4 वाला ठीक है। दूसरा एनालॉजी का क्वेश्चन है वुड फर्नीचर। तो वुड से हमारा फर्नीचर बनता है, ये इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे स्टोन से हमारा स्कल्पचर बनता है। ऑप्शन जो 1 है वो ठीक है, स्टोन से हमारा स्कल्पचर बनता है। तो ऑप्शन 1 वाला ठीक है। एनालॉजी में एक्चुअली हमने रिलेशन देखना होता है कि कोई चीज़ बन रही है, कोई सिनोनिम एंटोनिम है आपस में, कोई वर्ड एक दूसरे के सिमिलर हैं, अपोजिट वाले हैं, या मतलब ये सारे हमने रिलेशन देखने होते हैं, फिर उस हिसाब से ऑप्शंस में देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वेरी ओब्लाइज टू मी, ही इज़ मच ओब्लाइज टू मी, ही इज़ ग्रेजुअली ओब्लाइज टू मी। तो यहाँ पे ओब्लाइज जो है इसके साथ हमने देखना है कि कौन सा यूज़ होता है। एडवर्ब जो है वो यहाँ पे मच यूज़ होता है, मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है मच ओब्लाइज मतलब एक्सट्रीमली थैंकफुल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसको टेक्टोटेलर बोलते हैं, जो टोटली जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक से एब्सटेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग। थिंक, लव, लाइक, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका इंग फॉर्म नहीं होता, जर्न फॉर्म नहीं होता। कि हम तो वैसे तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आई एम लविंग दिस, आई एम लाइकिंग दिस सॉन्ग, या इस तरह मतलब ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये इंग फॉर्म अपने साथ नहीं लेते। तो यहाँ पे आई थिंक मतलब ये जो थिंक वाला है, थिंक के साथ इंग फॉर्म नहीं होता। तो थिंकिंग है, इसमें भी इंग फॉर्म यूज़ किया गया है, जर्न फॉर्म वाला, तो इसमें भी जर्न फॉर्म यूज़ किया गया है। तो ये ऑप्शन ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी वाला आई थिंक यू आर रॉन्ग, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो गया। दूसरा है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि जो इडियम है इसका क्या मतलब है। तो कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स जस्ट एबल टू पे फॉर द थिंग्स फॉर वन सर्वाइवल। ऑप्शन जो उसका बी है वो ठीक है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी हमने सेंटेंस करेक्ट जो है वो फाइंड करना है। ही टॉक्स एज इफ ही वर मेड, ही टॉक्स एज ही इज मेड, या ही शल मेड। अच्छा, एज इफ जब यूज़ होता है ना, एज इफ, तो एज और इफ़ वाले सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो पास्ट वाला यूज़ करेंगे। तो एक तो मतलब इस सेंस में, पास्ट वाले सेंस में, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया ऑप्शन सी। देन पास्ट में भी मतलब पास्ट में भी हम यूज़ करेंगे वो वर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, वर। तो इसमें वर देखेंगे किधर है, ही टॉक्स एज ही वर मेड। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्चुअल चीज़ नहीं है, मतलब जो नहीं है लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं कि वो इस तरह से बात कर रहा है। तो वो एक्चुअल इस तरह से बात नहीं कर, मतलब ही इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि वो मेड है, लेकिन वो एक्चुअली में मेड नहीं है। तो इसमें सेंस इसका सेंस इस तरह होता है कुछ। देन दूसरा है करेक्ट सेंटेंस है आवर होम इज़ बिल्ट विथ ब्रिक्स, या बिल्ट ऑफ ब्रिक्स इज़ बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स। तो बिल्ट ऑफ ब्रिक्स होता है, आवर होम इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फेस द म्यूज़िक। ये इडियम है, इसका मतलब पूछा गया है टू फ्रंट सीट इन द कंसर्ट, टू ग्रीट रेडली, टू ऑफर वार्म हॉस्पिटल, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। ऑप्शन 4 जो है वो ठीक है। टू फेस द म्यूज़िक मीन्स टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। एवरी चिल्ड्रेन इन द एलिमेंट्री स्कूल डैश असाइन होमवर्क। अच्छा, इसमें अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इवन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक फिल होना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है ना, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। इसमें तो जस्ट आर वाला जो है वो
प्लूरल है, बाकी दोनों इज़ एंड वाज सिंगुलर हैं, तो सिंपली हम ऑप्शन 2 जो है उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज़ द एनवायरनमेंट इन द सेम वे एज हिस्टोलॉजी। ये भी एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें रिलेशन पूछा गया है कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, देन हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ किसकी, हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऑप्शन 3 ठीक है। दूसरा हमारा स्टाइलम और रिफ्यूज ये दोनों सिनोनिम हैं, देन स्टिर और फ्राई ये दोनों भी सिनोनिम हैं, तो इस तरह ऑप्शन 3 ठीक है इसका। दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का, सेलिब्रेट, एथलेटिक, टेलेमा। अच्छा, यहाँ पे जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट एक होता है CELEBRAT सेलिब्रेट, ठीक है, CELE सेलिब्रेट, जो हम बोलते हैं ना कि ही सेलिब्रेटिंग इज बर्थडे, तो उसमें CELE होता है सेलिब्रेट, और दूसरा कैलिब्रेट होता है। तो अगर ये स्पेलिंग यहाँ पे आए अगर हम जो है वो रखना चाहते हैं और दूसरा करना चाहते हैं तो CA भी यहाँ पे हो सकता है, दूसरा वर्ड है कैलिब्रेट, तो मेक या एडजस्ट और चेक समथिंग, ठीक है, तो या उसमें ना कैलिबर, तो उसकी जो कैलिब्रेट होता है कैलिब्रेट वर्ड उसमें CALI होता है, तो मतलब यहाँ पे ना CALI है ना CELE है, मतलब ये दोनों स्पेलिंग गलत हैं, तो ना ये सेलिब्रेट है ना ये कैलिब्रेट है, दोनों वर्ड नहीं है, दोनों की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन 1 जो यहाँ पे वो मिसस्पेल्ड है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड, डेजर्ट, प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, जो प्रोनाउंसिएशन उसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग इसकी गलत है प्रोनाउंसिएशन की, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। देन दूसरा क्वेश्चन है इफ़ ही वाज हेयर ही वुड सेटल दिस डिस्प्यूट अमंग द, मैंने बताया है ना कि पहले भी एज इफ़ और इफ़ ही वाज, तो इफ़ के साथ भी हम वर यूज़ करते हैं, मतलब वो चीज़ एक्चुअली हम विश या वो डिज़ायर्स जो करवा रहे हैं जो एक्चुअली हो नहीं सकती, जो पॉसिबल नहीं है। अभी ये है कि हमारे समझो विश है, इफ़ ही वाज हेयर ही वुड सेटल दिस डिस्प्यूट, मतलब अगर वो यहाँ पे होता तो ये मसला जो दोनों के दरमियान है उसको सेटल करवाता, उसको ख़त्म करवाता, सॉल्व आउट करवाता, लेकिन रियलिटी में वो यहाँ पे नहीं है, तो इस सेंस में हम यूज़ करते इफ़ ही वर हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ ही वर, आपने ये मतलब याद रखना है इस सेंस में ना, ये इफ़ ही वर हेयर होगा, और एज इफ़ अगर होता फिर भी यहाँ पे वर यूज़ होता, और ये बहुत सारे पास पेपर में पूछा गया है, पेपर से पूछा गया है, चाहे वो SPSC के हों या SPSC के हों, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है इंग्लिश का, तो आप इसको काइंडली अपने माइंड में रख लें कि इसका सेंस ये होता है कि एक विश कर रहे हैं हम, डिज़ायर कर रहे हैं, जो एक रियलिटी में नहीं है अभी, मतलब नहीं हो सकती या अभी नहीं है, कि आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग, वैसे आई के साथ वर वाज होता, लेकिन आई वर अ किंग, अभी मैं विश कर रहा हूँ कि काश मैं किंग होता, लेकिन अभी रियलिटी में नहीं हूँ, तो उसमें भी हम वर यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है आई शैल हेल्प यू इन मेकिंग योर असाइनमेंट, इसका हमने पैसिव करना है, तो मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले जब पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आ जाए तो सबसे पहले हमें टेंस चेक करना है, तो टेंस यहाँ पे शल मतलब आपका फ्यूचर टेंस है, तो पैसिव और एक्टिव में आपका टेंस चेंज नहीं होता, तो आपने देखना है कि यहाँ पे फ्यूचर वाले कौन से हैं, जो फ्यूचर वाले नहीं होंगे वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। विल बी यहाँ पे फ्यूचर है, शल बी यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे वुड और वुड ये दोनों पास्ट वाले हैं, तो ये दोनों तो निकल गए। इसमें ना हम अगर एग्जैक्ट पता नहीं होता ना किसी चीज़ का, तो एक दो अगर रूल भी हमें याद होता है ना, उससे हमारे ऑप्शन जो हैं वो कम हो जाते हैं, फिर हम अगर तुक्का भी लगा रहे हैं ना तो उसमें भी हमारे पास ना एक चांस हो जाता है अच्छा खासा, तो हमने अगर 2 ऑप्शन निकाल लिए तो अभी हमारे पास 50-50 हो गया। अगर 100% श्योर नहीं है, अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो 4 में से तुक्का लगाने से बेहतर है 2 में से तुक्का लगाओ, कम से कम 50-50 तो प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह हमने अब 2 ऑप्शन तो निकल गए, अभी हमने देखना है कि आगे इस तरह किस तरह करना है कि आई शैल हेल्प यू इन मेकिंग योर, अभी ये आई शैल हेल्प यू, अभी हेल्प किसको करनी है, किसकी होनी है, यू की हेल्प होनी है, ठीक है, तो
यू विल बी हेल्प्ड या यू शैल बी हेल्प, मतलब यू तो यहाँ पे ठीक है, तो दोनों में आपने क्वेश्चन में यू दिया गया है ऑप्शन में। अभी यू के साथ शैल यूज़ होगा या यू के साथ विल होगा, आपने ये देखना है। तो यू के साथ विल होता है, यू विल बी। आई और वी के साथ शैल होता है, बकाया सबके साथ विल होता है। तो यहाँ पे आई और वी नहीं यूज़ किया गया, यू है तो यू के साथ हमारा विल यूज़ होगा। तो यू विल बी हेल्प्ड इन मेकिंग असाइनमेंट, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रोप्रिएट जो वर्ड है यूज़ करना है, जो एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा गया है। क्रिटिकल जज फॉर एनी आर्ट और क्राफ्ट, इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन जो 3 है वो आपका ठीक है। देन एनालॉजी पूछी गई है डिबेट और आर्ग्यूमेंट में, तो अपने रिलेशनशिप खुद से बनाने होते हैं अपने, मतलब जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी मदर टंग में बनाएं या आप इंग्लिश में बनाएं, जिस तरह बनाएं तो वो आपकी चॉइस होती है। इसमें अगर मैं बनाऊं तो डिबेट में आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट किया जाता है। तो इसी तरह कॉन्टेस्ट में फ़ाइट की जाती है। तो ऑप्शन जो 2 है वो एक्चुअली ठीक है। देन नेक्स्ट है चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टॉक थ्रू वंस हेड। तो इसमें इडियम का पूछा गया है टू टॉक थ्रू वंस हेड, तो इस इडियम का मतलब है टू टॉक नॉनसेंस। ऑप्शन 2 ठीक है। पर्सन हु इज मेड टू बियर द मिस्टीड ऑफ अनदर इज कॉल्ड, इसको हम स्केप को बोलते हैं कि गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। दूसरा है इसमें रिप्लेस अंडरलाइन द वर्ड। रबीना सेड दैट शी हैड टोल्ड एवरीवन एक्सेप्ट यू एंड आई। इसमें अभी जो प्रोनाउन का एक्चुअली वो यूज़ करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा यूज़ होना है। एक्सेप्ट यू विथ, एक्सेप्ट यू एंड मी, एक्सेप्ट यू एंड माई सेल्फ। तो यू और विथ वाला तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये भी ख़त्म हो गया। अभी यू एंड मी और नन में से अभी हमने डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट यू एंड आई ठीक है या एक्सेप्ट यू एंड मी वाला ठीक हो गया। अगर एक्सेप्ट यू एंड आई ठीक है तो मतलब ऑप्शन 4 वाला नन ठीक है। अगर एक्सेप्ट यू एंड मी ठीक है तो ऑप्शन 2 ठीक है। अभी हमने इसमें देखना होता है ना कि कौन सा ठीक है। तो एक्चुअली हम जब यूज़ होता है ना, एक्सेप्ट वर्ड यूज़ होता है, बट यूज़ होता है, बिटवीन यूज़ होता है, लेट यूज़ होता है, तो उसमें जो प्रोनाउन का केस यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेट यू एंड मी डिसाइड दिस, लेट यू एंड मी, यहाँ पे अगर लेट वर्ड यूज़ हुआ है तो मी यूज़ करेंगे। जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, उसका मी है, ठीक है। लेट यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी आई एम द टालर, ठीक है। तो इसमें भी बिटवीन यू एंड मी, जब बिटवीन यूज़ होगा तो इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सेप्ट वर्ड के साथ भी, जो एक्सेप्ट वर्ड है इसके साथ भी हम जो प्रोनाउन का केस यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन जो 2 है वो ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप, ये भी एनालॉजी का पूछा गया है। तो इसमें हमने पहले रिलेशन बनाना है ना, कि रेस्टोरेंट में मेन्यू दिया जाता है जिसमें सारी चीज़ों की लिस्ट होती है, एक्चुअली खानों की या फूड की, इन चीज़ों की लिस्ट होती है जो रेस्टोरेंट में दिया जाए। तो इसी तरह लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है जिसमें बुक्स की लिस्ट होती है एक्चुअली। तो ऑप्शन 1 जो है वो ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ही वाज हियर ही वुड सेटल द डिस्प्यूट। ये हमने शायद पहले भी कर लिया है, दूसरे साल भी किसी में पूछा गया है। विद सेम जो है वो सेंटेंस मतलब रिपीट हुआ है, तो ही वर हियर, ठीक है। देन इनडायरेक्ट स्पीच है शी सेड आई शैल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट में हम पहले टेंस देखते हैं। टेंस शैल है मतलब फ्यूचर है, तो हमारा टेंस जो है वो चेंज होगा, तो शल जो है वो शुड में चेंज होगा या वुड में चेंज होगा, ठीक है, इन दोनों में से। तो देखें शुड और वुड इन ऑप्शन 1 और 3 में मौजूद है, इसमें विल है, मतलब यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन गया। अभी हमने 1 और इसमें से देखना है कि कौन सा ठीक है, 1 और 3 में से। शी सेड दैट शी वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी सेड दैट ही वुड गेट अप। अच्छा, अभी इसमें मतलब कॉमन सेंस की बात है
शी सेड दैट ही वुड, अभी यहाँ पे ही तो जिक्र ही नहीं था ना कि शी सेड, उसने बोला आई, अभी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई शी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक लड़की है जो बोल रही है कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, तो आई एक्चुअली शी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो आई चेंज होगा वो शी में चेंज होगा, ना कि ही में। ही का तो जिक्र नहीं है, कोई इस लड़के की तो बात ही नहीं थी। तो शी सेड दैट शी वुड गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा ठीक है। देन इडियम है फील, टू फील एट होम, इसका मतलब होता है टू फील एट ईज, ऑप्शन जो 1 है वो ठीक है। देन पंक्चुएशन मार्क इज जनरली यूज बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो उसमें हम कामा यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो कंजक्शन होते हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, ये वाले, इन दोनों में दरमियान में जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ होती है वो एक्चुअली कम यूज़ होती है। करेक्ट स्पेलिंग हैंडकरचीफ, 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 इस पर अच्छा, इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमारी ऑप्शन ए वाली ठीक है, ई यूज़ होती है ना कि ए हैंडकरचीफ में, ठीक हो गया। देन चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़, अच्छा इस मतलब किसी दूसरे के आइडियाज़ को चोरी करना और अपने लिए लिखना, ये तो हम मतलब आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस लिखते हैं इन चीज़ों में भी ये वर्ड रिपीट हो रहा होता है कि ये चीज़ ना हो, तो ये इसको एक्चुअली प्लेजरिज्म बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे की लिखा है, किसी दूसरे के आइडियाज़ को चोरी करके वो अपने काम में, अपने थॉट्स में या अपनी चीज़ों में लिख लेना, फिर नाम अपना दे देना कि भाई ये मैंने किया है, तो ये इसका वर्ड जो है ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्चुअली। देन एनोलॉजी है अगेन स्टार और कॉन्स्टेलेशन, तो इसमें देखना है कि स्टार्स जो हैं वो कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, तो एक्टर्स जो हैं वो ड्रॉप बनाते हैं, ये इसका रिलेशन था। इंसेक्ट और इंसेक्ट डिजीज़, वार, और अभी अच्छा इंसेक्ट से डिजीज़ होती है, तो वार से क्या होता है, वार से डिस्ट्रक्शन होती है, तो इसमें ऑप्शन 4 ठीक था, इसमें ऑप्शन 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली वॉक्स डैश द रोड, इसमें हमने प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन टू, और बिसाइड होता है के साथ, तो इन दोनों में ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बिसाइड्स और बिसाइड, इन दोनों में भी आप देख लें, बिसाइड होता है कि इन एडिशन। बिसाइड ही इज़ डॉक्टर, बिसाइड मतलब ना उसमें डॉक्टर के साथ साथ बिसाइड अगर कुछ और उसका होता है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे बिसाइड यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रीपोजिशन है अली वॉक्स अलॉन्ग द रोड, नियर द रोड, अक्रॉस द रोड, तो यहाँ पे अलॉन्ग द रोड, वो रोड के साथ साथ वॉक कर रहा है, ऑप्शन 2 जो है वो ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट बी डैश विथ डैश नेगलेक्ट ऑफ एल्डरली, तो रिप्रोच विथ, रिप्रोच टू, रिप्रोच फ्राम, रिप्रोच या नन। अच्छा रिप्रोच के साथ जो एक्चुअली प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो 2 होती हैं, या तो विथ होता है या तो फॉर होता है। तो इनसे इस सेंस में अगर हमें ये याद होगा कि रिप्रोच के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं, विथ और फार, तो फार वाली तो यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, यहाँ पे भी फार नहीं है, यहाँ पे फार नहीं है, यहाँ पे भी फार नहीं है, यहाँ पे फार नहीं, दूसरी कौन सी होती है, विथ होती है, तो विथ हमारा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे फार भी होता, विथ भी होता, तो हमने देखना होता है फार जब यूज़ होती है, लेकिन तब यूज़ होती है जब हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, नेगलेक्ट करें, स्कोल्ड करें, क्रिटिसाइज़ करें, तो रिब्यूक करें, इसको हम तब यूज़ करते हैं फार। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, माई पेरेंट्स रिप्रोच मी फॉर कमिंग होम लेट, या इस तरह कुछ भी ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तनकीद की, मुझ पर तनकीद की, इस तरह तब हम फार यूज़ करेंगे कि क्यों तनकीद की, घर लेट आने की वजह से तनकीद की। लेकिन अब रिप्रोच विथ करते हैं तो एक्चुअली वो शो कर रहे होते हैं कि डिसअप्रूवल, तो यहाँ पे भी डिसअप्रूवल का सेंस हो रहा है, ऑप्शन ए ठीक है।